नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाज़ार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ इन्वेस्टमेंट की तुलना करेंगे जिसे लोग टैक्स सेविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना, पीपीएफ अकाउंट और या ईएलएसएस। तो तीन इस तरीके की इन्वेस्टमेंट हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं एफटीसी में। आज उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एक हमारे साथी राजीव चतुर्वेदी जी ने पूछा था कि इसके बारे में कुछ बताएं कि हमको क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो कोई भी प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है, सभी प्रोडक्ट की अपनी अपनी जो अच्छाइयाँ और कमियाँ होती हैं। तो हम शुरुआत पहले लाइफ इंश्योरेंस से करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या लिखा होता है। जब आप बांड पढ़ेंगे सम इंश्योर्ड लिखा होता है, ना कि वो इन्वेस्टमेंट है। बहुत लोगों को ये भ्रम है, जो बंदोबस्त पॉलिसियाँ लेते हैं तो उनका आप रिटर्न देखेंगे तो 4.5-5% का रिटर्न है। इन्फ्लेशन आपकी 6.5-7% तक एवरेज रहती है। आप लंबे समय में 4.5 से 5% के रूप में कमा रहे हैं, लेकिन उस पॉलिसी में जो लिखा होता है सम इंश्योर्ड, मतलब आपको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जितनी की आप पॉलिसी लिए हैं वो आपको सम इंश्योर्ड करती है, अर्थात आपकी इंश्योरेंस लेती है, ना कि आपके रिटर्न के लिए वो बनी हुई है। अब उसको चूँकि वो परंपरागत है, बहुत साल से जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते आ रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो समाज में इन्वेस्टमेंट क्या है, एक अवधारणा की तरीके से चलता है कि वो पहले लोग कर रहे थे, दूसरे भी कर रहे हैं, लेकिन समय और कालखंड में हर चीज़ें बदलती हैं। इन्वेस्टमेंट के तरीके बदलते हैं, आपके रहन सहन के तरीके बदलते हैं, मकान की डिज़ाइन बदलती है, और आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब प्रोडक्ट भी बदल जाते हैं। आज से 30 साल पहले आप जो भोजन कर रहे थे, बहुत सारे भोजन वो नहीं है, दूसरे हो गए हैं। 30 साल पहले जिस तरीके की गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ नहीं हैं। 30 साल पहले जो आपके घर थे उस तरीके से घर नहीं है, सड़कें नहीं हैं, सब कुछ बदल रहा है। आगे भी 25-30 सालों में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस जो आप लेते हैं उसको इन्वेस्टमेंट मान करके ना लें। अब रिस्क के लिए, अब आप कमाते हैं, मान लीजिए आपको टैक्स सेविंग में बचाना, तो इसका अमूमन मतलब है कि आप 5 लाख से अधिक कमा रहे हैं तभी आपको टैक्स सेविंग की ज़रूरत है। तो यदि 7 लाख 10 लाख रुपए आप कमा रहे हैं सालाना, तो आपको 1 करोड़ से अधिक का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए इंश्योरेंस के नाम पे, ना कि आपको बंदोबस्त पॉलिसियाँ लेना चाहिए। ठीक है। तो अब लोग फिर उसमें सोचते रहते कि टर्म इंश्योरेंस में तो हमारे न रहने पे ही मिलेगा, और ये यदि हम बने रह गए तो हमारा तो पैसा डूब जाएगा। तो ईश्वर करे आप बने रहें, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए चाहिए ना। आप इंश्योरेंस तो ले रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो आपका जो इनकम है उसका कम से कम 10 से 15 गुना का आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे, तभी वो फैमिली के काम आएगा। आप 5 लाख का इंश्योरेंस लेकर के क्या करेंगे? आप खुद ही 7 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, आप 10 लाख का भी इंश्योरेंस ले लेंगे तो क्या होगा आपकी फैमिली के लिए? तो पहले बात समझिए कि इंश्योरेंस जब ले रहे हैं तो इंश्योरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, दोनों का घालमेल ना करें। तो इंश्योरेंस आपके लिए, यदि आप 15 साल 20 साल का हॉरिजन रखते हैं तो वो इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, बात लगभग स्पष्ट हो गई होगी। दूसरा तुलना करते हैं कि पीपीएफ में और ईएलएसएस में क्या फ़र्क है। दोनों बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, पीपीएफ भी ठीक है। पीपीएफ, अब जब पीपीएफ शुरू हुआ था तो 12% से अधिक उसमें इंटरेस्ट रेट था। लोगों को लगता है कि जो है मार्केट में वोलेटिलिटी होती है और फिक्स्ड जो इनकम है उनमें वोलेटिलिटी नहीं होती है, उनकी वोलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। 12% का पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट घट करके 7.1 के आसपास है। अब आप देखिए कि जो 12% से आपको कंपाउंडिंग में मिल रहा था वो कंपाउंडिंग घटती चली गई, आपकी 7% के आसपास आ गई, 7.1। वहीं ईएलएसएस में यदि वो वर्ष परफॉर्मेंस 15 साल की स्कीम ली जाए उसका भी 12% से आसपास रिटर्न है। ठीक है, तो 12 से 15 के बीच में वहाँ रिटर्न है, यहाँ 12 से घट करके 7 आ गया है। ठीक है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इकोनॉमी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन की रेट को कम करने के लिए आरबीआई काफ़ी जो है, आरबीआई और सरकार दोनों
प्रयास करते रहते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट कम हो। आज आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का रेट 4% से 4.25% इन्फ्लेशन का जो आंकड़े आए हैं, और अब हो सकता है कि ब्याज दरें दोबारा से कट होने लगें, तो आपका इंटरेस्ट रेट और कम होगा। आगे चल के इंटरेस्ट रेट और भी कम होने हैं। तो ऐसे में यदि आप उदाहरण के रूप में समझें कि यदि आप 1.5 लाख रुपए हर महीने हर साल आप पीपीएफ में लगाते हैं, तो और 7.1 या 2 आपको मिलता है, जो आज मिल रहा है यही मिलता है, तो करीब 41-42 लाख रुपए, राउंड फिगर में हम बात कर रहे हैं, एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ऐसे ही आएगा। तो 41-42 लाख रुपए आप बना लेंगे। पीपीएफ का में जो भी आपको मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, उसमें कोई सरकार टैक्स नहीं लेती है। इसका लॉकिंग टाइम 15 साल का होता है। पार्शियल विड्रॉल भी इसमें है कि आप 5-7 साल बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब वही व्यक्ति यदि 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करे ईएलएसएस में, तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा? तो उसका रिटर्न करीब 64 लाख से लेकर के 85-84 लाख रुपए तक होगा। अब कितना, यदि वो 42 लाख रुपए से 64 लाख रुपए का अंतर देखो तो 22 लाख रुपए का होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको मिलेगा उसमें वो टैक्सेबल है गेन 10% का। आज के नियम के हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपने 15 साल में 22.5 लाख रुपए जमा कर दिया, उसमें यदि पूरा एक साथ विड्रॉल करते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए आपको गेन, मतलब कि 23.5 लाख रुपए आपको टैक्स फ्री हो गया। अब जो शेष आपका बचता है, उदाहरण के रूप में 40 लाख रुपए आपके पास बचते हैं, उस 40 लाख रुपए में आप 10% का टैक्स देंगे, 4 लाख रुपए। ठीक है, अब टोटल आप मिला लो तो भी आपको 60 लाख रुपए मिला, और वहाँ से 18 लाख रुपए आप ज़्यादा कमा लिए। तो अब बताइए इन्वेस्टमेंट कौन अच्छा है, कौन सा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है? तो जहाँ आप इमोशनली हो जाते हैं कि नहीं ये तो पीपीएफ है, हमारे पिताजी करते थे, पड़ोसी करते हैं, हमारे स्टाफ में सारे लोग कर रहे हैं, तो हमको भी करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है। आप यदि 15 साल में के लिए आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इक्विटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आपको इक्विटी में ही रहना चाहिए। लेकिन यदि 1, 2, 3 साल 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको डेट भी ठीक है, एफडी भी ठीक है। लेकिन जब आपने टैक्स सेविंग के लिए 15 साल के लिए पैसा लगाया, तो दोनों की तुलना करेंगे तो आपको ईएलएसएस अच्छा रहेगा। एसबीआई का ईएलएसएस बहुत अच्छा है। डीएसपी टैक्स सेवर ने तो 15% से अधिक का रिटर्न दिया है। कैनरा रेबेको का टैक्स सेवर ने 15% से अधिक रिटर्न दिया है। हमने तो आपको 12% का कैलकुलेशन बताया। यदि 15% का मिले तो आपको ह्यूज अमाउंट का अंतर हो जाएगा। तो तीनों इंस्ट्रूमेंट को आप अलग अलग तरीके से लें। आज के परिस्थिति के हिसाब से इंश्योरेंस आपको 3 ही इंश्योरेंस चाहिए। एक पहला इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तीसरा टर्म इंश्योरेंस। और कोई इंश्योरेंस आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आज के माहौल में उपयुक्त नहीं है। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड के डेट फंड, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, और सिस्टमेटिक प्लान से करें या लमसम करें। यदि आपके पास टाइम है तो आप इक्विटी को चुनें। तो इंश्योरेंस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ईएलएसएस और पीपीएफ में क्या चुनना है, तो आपको हमारे हिसाब से ईएलएसएस ही चुनना चाहिए। ठीक है, अब जिनको अपना पीपीएफ अच्छा लगता है वो करें, सारे इंस्ट्रूमेंट है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि आप इमोशनली यदि इस तरीके के निर्णय लेंगे, आप इन्फ्लेशन से कम कमाएंगे, तो आपका कोई भी कैपिटल नहीं बढ़ेगा, आपकी खुद की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, नहीं ग्रोथ करेगी, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं हो पाएंगे। तो हमारी जो सलाह है कि यदि आपका 15 साल से अधिक का टाइम है या 15 साल के आसपास का भी टाइम है, तो पीपीएफ ईएलएसएस में ईएलएसएस को ही चुनना चाहिए। तो ये आपको बात कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लें। और भी यदि इस तरीके के सवाल रह गए हों
तो राजीव जी से कहेंगे कि ज़रूर यदि इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। और यदि हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।